हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है जो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का होगा। अभी तक हम टोटल 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं और उसका रिस्पॉन्स ठीक ठाक ही रहा। और एक चीज़ आप अभी भी कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं कि आपके नंबर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि एक थोड़ी सी कंपटीशन की भावना आप कमेंट करके देखिए। कहीं ना कहीं एक कंपटीशन की भावना जरूर उत्पन्न होगी और आप कोशिश करेंगे कि दिन प्रतिदिन आपके नंबर बढ़े। ठीक है, तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, तो कोशिश करिए कि कम से कम 25 प्लस तो आपके आने ही आने चाहिए। अदरवाइज आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। और इस प्रैक्टिस सेट को आप कोई भी स्टेट का, अगर टेट का एग्जाम दे रहे हो, जैसे सी टेट, एमपी टेट, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मतलब जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, उसके लिए आप इसे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये अपना एक और चैनल है, ठीक है, लेट्स प्ले विथ मैथ्स। ठीक है, इसे सर्च कर लीजिए या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है, इसे ज्वाइन कर लीजिए जिनको मैथ्स अच्छा करना है। ठीक है, तो इसमें मैं डेली 1 से 2 क्वेश्चन या 1 से 2 कॉन्सेप्ट अपलोड करता हूँ, तो आप इसे भी सीख सकते हैं, जिससे आपका मैथ्स एक बेटर हो जाएगा और इसमें कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा कि जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भाषाई विकास, सेकंड है मानवगत्यात्मक विकास, और थर्ड हो जाएगा सामाजिक विकास, और फोर्थ है संज्ञानात्मक विकास। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिम पियाजे द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत तंत्रिका विज्ञान एवं मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है, जिसमें बालक द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक प्रस्तुतः समस्या का समाधान एवं करता है, अंततः निर्णय लेने पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो मतलब जब किशोर अवस्था में कोई बालक खुद के निर्णय लेने लगता है तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि बालक, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा केवल आंतरिक कारक, सेकंड है केवल बाह्य कारक, और थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और फोर्थ हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कि हम जब बोल सकते हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है तो आंतरिक कारक और बाह्य कारक दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बाह्य कारक की अगर बात करें तो वातावरण, स्कूल, शिक्षा पद्धति, अधिगम, ये सारी प्रक्रिया जाएगी। और आंतरिक कारक की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि अनुवांशिकी कारक एक महत्वपूर्ण होता है आंतरिक कारकों में से। ठीक है, अनुवांशिक कारकों में माता पिता के जिन प्रभाव, ठीक है, जिनका प्रभाव बालक के शरीर के विकास आदि पर पड़ता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सेकंड है भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होकर वृद्ध अवस्था तक चलता है, थर्ड है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, और फोर्थ हो जाएगा विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कि निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, तो सभी विकास और अधिगम एक साथ आगे बढ़ते हैं, यह बाल विकास का सिद्धांत नहीं होगा। क्योंकि हम इतना जानते हैं कि मानव का विकास उनमें होने वाले मानसिक, सामाजिक और शारीरिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। यह भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक चलती है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। विकास एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करते हुए सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसे मानव की आंतरिक ज्ञान एवं बाह्य अनुभव की प्रक्रिया का मिला जुला रूप सक्रिय है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ऐसा कौन सा प्रभाव है जो कि वंशानुगत प्रभाव पड़ता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, सेकंड हो जाएगा चरित्र का प्रभाव, थर्ड है बुद्धि का प्रभाव, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कि वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है तो शारीरिक लक्षणों पर भी पड़ता है, चरित्र पर पड़ता है और बुद्धि पर पड़ता है, तो ये तीनों इसके सही होंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। यह
सभी या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5वां हो जाएगा कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वंशानुक्रम, सेकंड हो जाएगा परिवार का वातावरण, थर्ड है परिवार की सामाजिक स्थिति और फोर्थ है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वंशानुक्रम का, पारिवारिक वातावरण का और परिवार की सामाजिक स्थिति, तीनों का प्रभाव पड़ता है मानसिक विकास पर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां कि सामाजिककरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। ठीक है, मतलब सामाजिकीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है, यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा फिशर, सेकंड है रॉस, थर्ड है जॉनसन और फोर्थ है किम्बल यंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर जॉनसन। तो जॉनसन के मत अनुसार सामाजिककरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वालों को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, यह समाज में रहता है और अपना विकास करता है। समाज के बिना उसका विकास असंभव है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां कि जिम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख, कान एवं नाक से सोचते हैं? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ है अपूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर संवेदी प्रेरक अवस्था। हम ये बोल सकते हैं कि जिम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। सबसे पहली अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर सहज क्रियाएं होती है। यह सहज क्रियाओं को ज्ञानेंद्रिय की सहायता से बच्चा वस्तु, ध्वनि, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। ठीक है, जो शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शिक्षक केंद्रित, सेकंड है छात्र केंद्रित, थर्ड हो जाएगा प्रधान अध्यापक केंद्रित और फोर्थ हो जाएगा अनुभव केंद्रित। ठीक है, तो 8वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर शिक्षक केंद्रित। हम ये बोल सकते कि शिक्षण का सत्ताधारी स्तर है तो क्या शिक्षक केंद्रीय। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य तो पहला हो जाएगा नवीन ज्ञान की खोज, सेकंड होगा शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा विद्यालय पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना और फोर्थ हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर इसका। हम ये बोल सकते कि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन करने, निर्णय और क्रियाओं में संवेदन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। इस अवस्था का मूल उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में नवाचार का विकास एवं विद्यालय पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करने की व्यवस्था शामिल है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां कि यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक शक्ति बढ़ती है, सेकंड है मानसिक शक्ति बढ़ती है, थर्ड है परिश्रम करने की भावना जागृत होती है और फोर्थ है आत्मनिर्भरता बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि यदि कोई छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो उसकी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 11वां हो जाएगा कि बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप में सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वृद्धि, सेकंड है विकास, थर्ड है संस्कृति और फोर्थ है समावेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा राइट आंसर विकास। कि बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो विकास कहते हैं। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12वां कि शैशवावस्था
की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। ठीक है, मतलब जो शैशवावस्था उसकी मुख्य विशेषता क्या नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, सेकंड है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, थर्ड है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, और फोर्थ है चिंतन प्रक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चिंतन प्रक्रिया। हम ये बोल सकते हैं कि बालक के जन्म लेने के उपरांत किसी अवस्था, ठीक है, उपरांत की अवस्था है शैशवावस्था कहलाती है। यह अवस्था 5 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक की शारीरिक प्रतिक्रियाएं जैसे भूख लगना, अधिक गर्मी लगना आदि घटित होती है। इस अवस्था में बालक के सीखने की प्रक्रिया में वृद्धि, जिज्ञासा एवं अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति आदि का विकास होता है। बाकी चिंतन की प्रक्रिया का विकास नहीं होता। वही पूछा भी था। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ठीक है, मतलब जो छोटी कक्षाएं होती है उसमें शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, सेकंड है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, थर्ड है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, और फोर्थ हो जाएगा शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जो फोब्रेल निचली, ठीक है, फोब्रेल निचली कक्षाओं में खेल विधि का आधारित शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है कौन, तो फ्रोबेल। यह स्थिति बालक के विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि से स्पष्ट करते हुए, ठीक है, स्पष्ट करते हुए ह्यूरेज और ह्यूजेस ने कहा कि यह विधि जो बालक को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उसके स्वाभाविक खेल में पाई जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बी एन झा, सेकंड है स्किनर, थर्ड है डेविड और फोर्थ है वुडवर्थ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। स्किनर ने कहा था कि जो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है। ठीक है, जो बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक श्रवण पर, सेकंड है पारिवारिक परिवेश पर, थर्ड है किस प्रकार वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, और फोर्थ हो जाएगा प्रारंभिक जीवन में घर में की गई पढ़ाई। ठीक है, तो बालक की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, पारिवारिक परिवेश पर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से। ठीक है, जो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना, सेकंड है बालकों में नैतिक मूल्य का संचार, थर्ड है बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, और फोर्थ हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है, शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाना और बालकों के नैतिक मूल्यों का संचार और बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, इन सभी से संबंधित है क्या, तो समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा कि वंचन के, ठीक है, वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अभिप्रेरणात्मक प्रारूप पर, सेकंड है आर्थिक प्रारूप पर, थर्ड है संज्ञानात्मक प्रारूप पर, और फोर्थ है शैक्षणिक उपलब्धि पर। ठीक है, तो 17वें का आंसर हो जाएगा सेकंड, आर्थिक प्रारूप पर। तो हम ये बोल सकते हैं कि वंचन का अभिप्राय छलपूर्वक व्यवहार करने की प्रक्रिया से है। ठीक है, जो वंचन का अभिप्राय होता है छलपूर्वक व्यवहार करने की प्रक्रिया से, इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव में संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया, अभिप्रेरणा एवं अधिगम से संबंधित व्यवहारों को शामिल किया जाता है, क्योंकि छलपूर्वक क्रिया में संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रभावित होती है तथा अभिप्रेरणा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां की अधिगम नियोग्यता का लक्षण क्या है। ठीक है, जो अधिगम नियोग्यता का लक्षण क्या है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भागने की प्रवृत्ति होना, सेकंड है अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, और थर्ड हो जाएगा अवधान संबंधित बाधा होना, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अभिप्रेरणा का अभाव होना। ठीक है, तो 18वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर की अवधान संबंधित बाधा होना। हम ये बोल सकते हैं कि अधिगम नियोग्यता का लक्षण क्या है, तो अवधान संबंधित बाधा होना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां की अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है, यह कथन किसका है। ठीक है, मतलब अनिवार्य रूप से ही किसी वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है, यह कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा जेम्स ट्रेवर का, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट फॉस्ट, थर्ड है टोरेंट, और फोर्थ हो जाएगा टेलर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। जेम्स ट्रेवर ने कहा था कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है, यह कथन कौन का होगा, तो जेम्स ट्रेवर का। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा कि सृजनात्मक बालकों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, मतलब जो सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता। पहला ऑप्शन हो जाएगा खोजपूर्ण प्रवृत्ति, सेकंड है अच्छी अंतर्दृष्टि, थर्ड हो जाएगा क्रियाशीलता, और फोर्थ है सीमित रुचियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, सीमित रुचियाँ। हम ये बोल सकते हैं कि सृजनात्मकता का अर्थ सृजन करना, बनाना, उत्पन्न करना। जेम्स ट्रेवर के अनुसार अनिवार्यतः किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है, इसमें सीमित रुचियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। सृजनात्मकता बालक के अनेक लक्षण होते हैं, जैसे उसमें मौलिकता के दर्शन होते हैं, ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, परिहार प्रिय होते हैं, और संवेदनशीलता होती है, स्वायत्तता होती है, रुचियाँ विस्तृत होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्रो का, सेकंड है E.L. पिल का, थर्ड हो जाएगा फ्रेंडसन का, और फोर्थ हो जाएगा गेट्स का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर की अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है, ये किसका कथन है, तो गेट्स का है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ठीक है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, पहला ऑप्शन, सेकंड है कुछ बच्चे सीख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की शैक्षिक क्रियाओं के 3 मुख्य बिंदु बताए गए हैं। ठीक है, जो शैक्षिक क्रियाओं के 3 मुख्य बिंदु बताए गए हैं, निम्न में से कौन सा उनसे संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उद्देश्य, सेकंड है पाठ्यक्रम को रटना, थर्ड है अधिगम अनुभव क्रियाएं, और फोर्थ है विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण। ठीक है, तो देखो यार कौन सा संबंधित नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, पाठ्यक्रम को रटना, जो कि शैक्षणिक प्रक्रिया के मुख्य बिंदु के अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की मैजिक लैंटर्न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दृश्य सहायक सामग्री, सेकंड है श्रव्य सहायक सामग्री, थर्ड हो जाएगा दृश्य एवं श्रव्य सहायक सामग्री, और फोर्थ हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर कि दृश्य सहायक सामग्री, जो कि मैजिक लैंटर्न शिक्षण प्रणाली में सहायक सामग्री है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, मतलब निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। तो पहला ऑप्शन होगा बाल अपराध, सेकंड है कमजोर को डराने वाला, थर्ड है भगोड़ापन, और फोर्थ है शालीनता। तो बोला क्या निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, शालीनता। अगला क्वेश्चन नंबर 26 होगा कि बालकों में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों को
बालकों में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा खेल से दूर करने के लिए, सेकंड होगा वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए, थर्ड होगा पढ़ाई में व्यस्त रखने के लिए, और फोर्थ हो जाएगा शरारत से रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए बालकों में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अभ्यासता, सेकंड हो जाएगा अधिगम, थर्ड है अस्थायी अधिगम, और फोर्थ है अभिप्रेरणा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि इसका अस्थायी अधिगम कहलाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अस्थायी अधिगम कहलाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। ठीक है, मतलब अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो पहला ऑप्शन है कुत्तों पर, सेकंड है वन मानुषों पर, थर्ड हो जाएगा बिल्लियों पर, और फोर्थ है चूहों पर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर, वन मानुषों पर। क्वेश्चन नंबर 29 की संवेग व्यक्ति को उत्तेजित दशा है। ठीक है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है पियाजे, सेकंड है वुडवर्थ, थर्ड हो जाएगा वैलेंटाइन, और फोर्थ है रॉस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर कि वुडवर्थ के अनुसार कि जो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल्य प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सहसंबंध, सेकंड है मार्गांतरीकरण, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा विलयन, और फोर्थ है नवीनीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर, मार्गांतरीकरण। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्न में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो मार्गांतरीकरण के द्वारा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।